ओके, स्टार्ट। वेव मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव इन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में फर्स्ट केस रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री और rigid end or fixed end. Reflection of wave on string, ठीक है। देखो सपोज ये एक स्ट्रिंग लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये फिक्स एंड कर दिया मैंने इसको। दिस इज एनी रॉड जो इससे अटैच है और यहाँ पर कोई एक वेव इस तरह से इंसिडेंट हो रही। दिस इज इंसिडेंट वेव पल्स। ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव है और ये यहाँ पे रिजिड बाउंड्री है, फिक्स कर दी हमने एक एंड को। और वेव पल्स गिवन डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। इस डायरेक्शन में ये वेव पल्स इधर पे आ रही है ना, ये वेव इधर पे आ रही है इस डायरेक्शन पे। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इससे इक्वेशन हम लोग लिख पाएंगे। ये जैसे एक रॉड लिए हमने और यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये इंसिडेंट वेव आ रही है। सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसकी स्पीड भी है। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आएगी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। जब ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी और रिफ्लेक्ट होगी तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इसमें फेस चेंज आ जाता है। वेव में फेस चेंज आ जाता है और वेव रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगी और स्पीड वही रहेगी क्योंकि मीडियम वही है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्टेड वेव है। यहाँ पे स्पीड वही रहेगी रिफ्लेक्टेड वेव की, लेकिन एक चेंज आ गया यहाँ पे, फेस में चेंज आ गया। और फेस में कैसा चेंज आ गया है कि इंसिडेंट वेव की फेस, ये फाई आई है, दिस इज फेज ऑफ इंसिडेंट वेव। यहाँ पे फेस रिवर्स हो गया है ना। तो जो फेस डिफरेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, फेस डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव माइनस इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू पाई। पाई का फेस डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे आ रहा था क्रेस्ट और अब लौट के क्या जा रहा है, यहाँ पर से ट्रो लौट के जा रहा है। एक पल्स के लिए हमने देखा ये, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली वेव आएंगी तो अगर यहाँ पे क्रिस्ट स्ट्राइक करेगा तो ट्रो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, या अगर ट्रो यहाँ पे आएगा तो क्रिस्ट रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ये फिक्स है, यहाँ पे बंधा हुआ है। और इधर से अगर आप जर्क दोगे, एक सिंगल पल्स जनरेट करोगे, ये पल्स ऐसी आएगी रिफ्लेक्ट। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें रिफ्लेक्टेड वेव की, तो इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। एम्पलीट्यूड में वेरी है ना, स्पीड वही रहेगी, वेवलेंथ वही रहेगी है ना, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। एंड फार्मूला जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस के एक्स समझ गए कि नहीं? प्लस के एक्स क्यों डाले हमने? प्लस के एक्स डायरेक्शन में, हाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। प्लस पाई और ऐड करना पड़ेगा। पाई ऐड क्यों किए समझ गए? एक एडिशनल फेस यहाँ पे क्रिएट हो गया पाई का, इसलिए उस पाई को भी ऐड करना पड़ेगा। समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, समझ गया कि नहीं? हाँ बोलो सर। टकराने के बाद रिवर्स फेस क्यों कर लेता? रिवर्स फेस इसलिए कर लेता है क्योंकि यहाँ पर के जो पार्टिकल हैं वो फिक्स रहते हैं, और जब वेव यहाँ पे आती तो यहाँ पर के पार्टिकल मूव नहीं होते, उनको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये इसलिए डायरेक्शन उनका रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ पे फिक्स नहीं रहती बाउंड्री तो जैसे ये वाली क्रिस्ट यहाँ पे आती थी ऊपर उड़ जाती, तो उसी डायरेक्शन पे ये वापिस आ जाता है। ठीक है,
ये एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए, जब हम बॉल को फेंकते हैं, है ना, दीवार से बॉल टकराती, रिफ्लेक्ट होके आती 180 डिग्री से, समझ गए? हाँ सर। है ना, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 180, अगर सीधी बॉल गई है दीवार पे टकराई है तो रिटर्न कैसी आएगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आएगी ना, उतनी एंगल 180 डिग्री से। तो कुछ वैसा ही हो गया, समझ ले, यहाँ पे फिक्स है, ये गई टकराई और वापस लौट गई, तो रिफ्लेक्शन कितने के हो गए यहाँ पे? 180 डिग्री का से रिवर्सिबल हो गया, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर के फिक्स है। एक और केस बनता है इसमें, वो भी बताने वाला हूँ। तो इसमें ध्यान देना क्या क्या चेंज नहीं हो रहा। स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। वेवलेंथ, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ, रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ, ये सब सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हूं मैंने। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू भी हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन में, अदरवाइज कम रहेगा, क्योंकि टकराने से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, समझ गए? टकराने से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कुछ डिक्रीज होगा, और हो सकता ना हो, कुछ स्पेशल कंडीशन लगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लिखा है। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा या बराबर हो सकता है, बट कम आएगा। एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है ना, टकराने से, समझ गए कि नहीं? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, अगर इन इलास्टिक है तो एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे ये डिसाइडेड नहीं है कि किस तरह का कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, या पार्टिकल किस तरह से यहाँ पे जा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा। तो एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे, और नहीं भी होता है। अगर इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन टाइप हो रहा है तो नहीं होगा, अगर इन इलास्टिक टाइप से हो रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा। बात समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? वो इलास्टिक कोलिजन का नहीं समझा बेटा देख, जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है मैंने उसको कम लिखा है यहाँ पे, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इंसिडेंट वेव की स्पीड और रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि वही स्ट्रिंग है, मीडियम वही है, मीडियम नहीं बदला तो इस वेव स्पीड नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं बदलेगी, है ना, रिफ्लेक्टेड वेव में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, क्योंकि सोर्स थोड़ी बदल रहा तुम्हारा, वही वेव गई है लौट के आई है, तो फ्रीक्वेंसी वैसे भी नहीं बदलती। जब स्पीड भी नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदली, तो वेवलेंथ क्यों बदलेगी, है ना? लेकिन एनर्जी का लॉस हो सकता है वहां पे, बाउंड्री पे टकराने के कारण। वेव जब किसी बाउंड्री पे टकराती है तो एनर्जी का लॉस होता है। जैसे तुम देखना किनारों पे, जैसे पानी की वेव को देखा तुमने तालाब पे या फिर कहीं पे, किनारों पे आके टकराते हैं, टकराने के बाद फिर चेंज आते कि नहीं आते उस पे, कि वैसे ही रहती, बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती, उतनी एम्पलीट्यूड से रिफ्लेक्ट हो जाती? चेंज आते। अभी समझ गए? क्योंकि एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है वहां पे। अभी समझा? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? अभी मैं एक स्क्रीन शेयर ले रहा हूं तुम लोगों के साथ में, देखना अभी है। देखो ये वेव पल्स आ रही है, बराबर है? ऊपर वाली फिक्स बाउंड्री है और नीचे वाली ओपन बाउंड्री है, रॉड एक इस रिंग लगी हुई है, समझ गए? सर और एक बार दिखाना। हाँ देखो, दोबारा देखो। देख लिए? ऊपर जो ब्लैक कलर का है ना वो फिक्स कर दिया आपने, रबर से फिक्स कर दिया। नीचे एक रिंग डली हुई है रिफ्लेक्शन के लिए, नीचे रिंग है, वो ऊपर उठ जाती जब वेव पल्स वहां तक पहुंचती है। हाँ, समझ गए कि नहीं? तो सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा ना? नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज होगा दोनों में। रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी हो कि भाई ना हो, बाकी ऑलमोस्ट करता है ना? ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है उनने, मतलब कि एनिमेशन वगैरह बनाए हैं,
बट एम्पलीट्यूड चेंज करता है, एनर्जी का लॉस होता है ना कुछ, ऐसा थोड़ी कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है तब नहीं होता, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ टोटल ट्रांसमिशन होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें नहीं होता, बाकी पे होता है एनर्जी का लॉस, है ना। हेलो, समझ गए। तो ऊपर वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का वो फिक्स्ड एंड हो गया, और नीचे वाली जो स्ट्रिंग पल्स है वो ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही, जहां पे आपने रिंग लगा दी, ये ओपन बाउंड्री कहलाती है, इसलिए उसमें फेस में चेंज नहीं आया, वैसे की वैसी चली गई फिर रिफ्लेक्शन के बाद में। ठीक है, दोबारा देख यहाँ पे जब ये टकराई, दोबारा देखना, ये आई पल्स, वो टकराई, ये इसके कारण ऐसा क्या हो गया, फेस चेंज हो गया, है ना। दोबारा देखना यहाँ पे, दिखा दिखा, दोबारा देखो, है ना। समझ गए, घर में भी कर सकते हो इस तरह से, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, घर में भी देख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं। हेलो, क्लियर हो गया बेटा, अरे क्लियर हो गया कि नहीं अभी। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट। हेलो, कोई डाउट है क्या। नो सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे। ठीक है, पेज नंबर 2 पे जाते हैं अभी। ये समझ गया पूरा, कोई डाउट है इसमें किसी को भी। अरे कोई डाउट है क्या। नो सर। अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया रिजिड बाउंड्री से। अब हम अगर ओपन बाउंड्री से कर दें, रिजिड बाउंड्री या रिजिड एंड, नाउ इट इज फ्रॉम ओपन बाउंड्री या फिर ओपन एंड, दिस इज नाउ पेज नंबर 2, सब कुछ ऐसे ही रहने देते, दिस इज पेज 2। यहाँ पे फिक्स नहीं है अभी, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, ये एक रॉड है, ये रिंग लगी हुई है यहाँ पे, इट इज फ्रिक्शनलेस रिंग। और ये स्ट्रिंग ऐसी आएगी यहाँ पे। तो जब ये पल्स यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, रॉड पे ऊपर उड़ जाती है, और इसके कारण जो रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी भाई, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। तो फेस डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, फेस में चेंज नहीं आया, ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है, फेस में चेंज नहीं आएगा, वेव स्पीड उतनी ही रहेगी जो इंसिडेंट वेव की है, ये सारे पैरामीटर आपके वैसे की वैसे ही हैं। यहाँ पे फेस डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, फेस डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव इज 0। सो व्हाट इज द वेव इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन AR sin ओमेगा t प्लस kx। प्लस साइन क्यों आ गया, समझ गए, डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसलिए, समझ गए कि नहीं। हेलो, प्लस साइन समझ गए क्यों आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो गया इसलिए प्लस साइन आ गया। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर यहाँ पे फेज डिफरेंस है मैंने, क्या बेटा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ ना, देखो क्रेस्ट आया था, क्रेस्ट लौट के चला गया, फेज डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, क्रेस्ट आता ट्रो लौट के जाता तो फेज डिफरेंस क्रिएट होता 180 का। ठीक है, हेलो, हाँ तो इसके एम्पलीट्यूड में भी चेंज रहेगा। हाँ, इसका भी एम्पलीट्यूड चेंज होगा, भले ही हमने फ्रिक्शनलेस लिखा है, रिंग में कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, यहाँ पे कुछ तो एनर्जी जाएगी ना। देख क्यों होगा, यहाँ से पल्स आ रही है, ये यहाँ कोलाइड करेगी तो कुछ तो एनर्जी इसमें जाएगी ना रॉड में। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट जितनी एनर्जी इसकी थी रिफ्लेक्शन में, ये कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे रॉड, होगा ऐसा क्या। नो सर। है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए रिफ्लेक्ट, हाँ लगभग लगभग सेम बोल सकते हो, आपको उतना नहीं दिखेगा, वैसा एप्रिशिएबल चेंजेस नहीं दिखेंगे,
बट कुछ तो होगा, इसलिए मैंने एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नियरली सेम आएगा। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है ये नियरली सेम होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, बट हमेशा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड लेस देन और इक्वल्स टू ऑफ इंसिडेंट वेव। एप्रिसिएबल चेंज यहाँ पे आएंगे, है ना। कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा, कुछ तो अपनी एनर्जी इसको देगा, ये उस बाउंड्री को देगा। आप ऐसे समझो ना बेटा, वेव का कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो, आप तालाब के किनारे पे बैठे हो, जो वेव आ रही है किनारों पे आके टकराने के बाद क्या होता है ऑब्जर्व करो जरा उनको। कोई एक वेव आ रही है, टकराने के बाद क्या होता है, देखे हो कि नहीं देखे, ऑब्जर्व किए कि नहीं? हेलो, या थाली में पानी रख लेना और एक वेव पल्स जनरेट करना, किनारों से टकराने के बाद क्या होता है ऑब्जर्व करना। क्या उतना ही एम्पलीट्यूड होता है कि एम्पलीट्यूड में कुछ लॉस होता है, एनर्जी में लॉस होता है कि नहीं होता? होता है ना भाई। हेलो, हाँ यस सर। हाँ सर। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि मीडियम वही है तो स्पीड वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। एक्चुअल में हमने इंटेंसिटी पढ़ा है, क्यों एम्पलीट्यूड अकेले को लिख रहा है, क्योंकि वेव का जो एवरेज पावर होता है 1/2 ओमेगा स्क्वायर वेव स्पीड ए इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटू डेंसिटी बराबर है डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेव स्पीड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी का फार्मूला 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हट जाएगा v इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी मुझे बताओ, चलो हम इंटेंसिटी से ले लें या पावर से ले लें, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग नहीं बदलेगा, वेव स्पीड नहीं बदलेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो पावर किसके कारण बदल रहा है? एम्पलीट्यूड अकेले के कारण ना। समझ गए? हेलो, अरे सर और समझ गए? बता जो बताना। हाँ, एक और बात देख, ये इक्वेशन एवरेज पावर की पढ़े अपन ने कि नहीं? एवरेज पावर 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो ए वी ए स्क्वायर एवरेज पावर ऑन स्ट्रिंग पढ़े हैं अपन ने। यस सर। क्या नहीं बदल रहा है? क्या नहीं बदलता है? रिफ्लेक्टेड वेव में क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, स्ट्रिंग की डेंसिटी नहीं बदलेगी, स्ट्रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, वेव की स्पीड नहीं बदलेगी। यस सर। क्योंकि एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा है, तो वो लॉस किसके कारण दिख रहा है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड के कारण दिख रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया बिल्कुल कि कुछ डाउट है? नो सर। पक्का ना? या इंटेंसिटी में देख लो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी, वेव स्पीड नहीं बदलेगी, तो भाई उतनी ही इंटेंसिटी थोड़ी रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद में वेव की, कि उतनी रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद में। कुछ तो लॉस होगा ना एनर्जी का, जहां पे टकरा रही बाउंड्री पे कुछ तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी ना वो। समझ गए कि नहीं? तो वो जो लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा वो किसके फॉर्म में दिखेगा? एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि बाकी फॉर्म चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए देखते हैं बेटा अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ट्रांसमिशन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ना पेज नंबर 3 है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बराबर है। किस मीडियम को रेयर बोलोगे और किस मीडियम को डेंसर बोलोगे? बताओ जरा। किस मीडियम को रेयरर और किस मीडियम को डेंसर बोलोगे? हाँ, सर जो ये तो कांटेक्ट में रहेगा रेयरर और फिर डेंसर की क्या क्या है भाई? रेयरर किसको बोलोगे, डेंसर किसको बोलोगे? सर रेरर सर में जो मीडियम के पार्टिकल्स एयर की दूर रहते। क्या क्या? सर रेरर में मीडियम के पार्टिकल्स दूर रहते। नहीं नहीं, दूर और पास से नहीं, वेव के कॉन्टेक्स्ट पे बताओ। वेव तो के रेयर कॉन्टेक्स्ट मीडियम में एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा और डेंसर मीडियम में में सीधा सा फंडा है, जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा रहेगी वो मीडियम उस वेव के लिए रेयरर रहेगा। समझ गए? जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा रहेगी, मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे। रेयरर
medium for wave is that for which speed of wave is greater. Speed of wave is greater. वेव स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब वो रेयरर मीडियम रहेगा वेव के लिए। वेव के लिए रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे डिसाइड होता है? वेव स्पीड से डिसाइड होता है, बाकी फैक्टर से नहीं। मैं यहाँ पे इस तरह से बता दूं, जैसे लाइट की अगर मैं बात करूं और साउंड वेव की बात करूं, जैसे यहाँ पे एयर है हाँ, और यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, ये लाइट वेव है, दिस इज फॉर लाइट वेव। लाइट वेव ये आ रही है, लाइट वेव के लिए ये कौन सा मीडियम है? लाइट वेव की जो स्पीड होती है एयर में v1, यहाँ पे v2 वाटर में, और ये कम होती लाइट वेव के लिए। तो लाइट वेव के लिए वाटर कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया, समझ गए? लेकिन पानी में ना साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज ग्रेटर देन दैट इन एयर। इवन आयरन पे साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एयर पे लगभग 300-350 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वाटर में ज्यादा होती है। बट अगर हम साउंड वेव की बात करें यहाँ पे, इन केस ऑफ साउंड वेव, ये साउंड वेव है, पानी पे साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, मतलब दूर डेविएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साउंड की स्पीड v1, यहाँ पे साउंड की स्पीड v2 एंड इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ v1। मतलब साउंड के लिए एयर मीडियम कैसा है? डेंसर है, और वाटर मीडियम कैसा है? रेयरर है। तो यहाँ पे एक नोट अपन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, नाउ फॉर लाइट वाटर इज denser than air, and for sound water is rarer than air। समझ गए? तो स्पीड वो फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है या कौन सा मीडियम डेंसर है। ध्यान रखो, ठीक है, स्पीड से पता चलता है, वेव स्पीड से पता चलता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? वेव स्पीड से पता चलेगा बेटा कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर साउंड के केस में बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो रेयर है। साउंड के लिए रेयरर है वाटर, लेकिन लाइट के लिए रेयरर नहीं है। लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है, एयर पे ज्यादा होती है, तो वाटर लाइट के लिए कैसा मीडियम है? डेंसर है। लेकिन साउंड के लिए कैसा हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। तो मीडियम की डेंसिटी से नहीं पता चलेगा, आपको वेव के लिए आपको रेयरर और डेंसर मीडियम देखना है तो आपको वेव की स्पीड से देखना पड़ेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? इसको डेंसिटी से नहीं देखना। वैसे एयर की डेंसिटी कम होती, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती, डेंसिटी से नहीं देखना हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? हमको देखना है कि वेव की जो है वो किसमें ज्यादा स्पीड से चलती है, जल्दी किसमें चल रही है ना, जल्दी डिस्टेंस किसमें ट्रेवल कर रही। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए इसको कि नहीं? साउंड के केस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड में बेटा वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा होती, एयर में कम होती है। ऐसे लाइट की स्पीड वाटर में कम होती, एयर पे ज्यादा होती है, ठीक है। वैक्यूम में और ज्यादा होती लाइट की स्पीड। वैक्यूम में साउंड चलेगा ही नहीं। वैक्यूम क्या हो गया साउंड के लिए? कैसा मीडियम हो गया? एब्सोल्यूट डेंसर मीडियम हो गया, चलेगा ही नहीं उसके लिए, उसमें साउंड एयर वैक्यूम में। समझ गए? हेलो, हाँ ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे डिसाइड होता है? स्पीड ऑफ वेव से डिसाइड होता है। स्पीड ऑफ वेव फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम वेव के लिए रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हेलो, नो ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। मैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए क्या? यस सर। देखो दिस इज पेज नंबर 4 ना। ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। फर्स्ट, वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर से डेंसर की तरफ ये वेव जा रही है। ये स्ट्रिंग लिया मैंने, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है हमारे पास में, ठीक है। यहां से एक वेव आ रही है, ये इंसिडेंट वेव है यहाँ पर एक पास। दिस इज इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है AI, ठीक है। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है AI। तो जब वेव ट्रांसमिट होगी, यहाँ पे स्पीड है इसकी VI, और जब वेव यहाँ पे जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव में बेटा क्या नहीं बदलता, फेज चेंज नहीं होता। ये ट्रांसमिटेड वेव है यहाँ पे, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। ये ट्रांसमिटेड वेव है, फेज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 80 है और फेज में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट वेव इज 0। क्या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा वेव का कि पूरी की पूरी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं कि पूरी की पूरी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी? हेलो, कुछ पार्ट, सर होगा थोड़ा। हाँ थोड़ा सा आएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रेयरर से डेंसर में जा रही, मतलब यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड कम है और इंसिडेंट वेव की स्पीड ज्यादा है। ये वेव स्पीड है ना, दिस इज स्पीड ऑफ वेव। मतलब ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। और स्ट्रिंग में वेव की स्पीड का फार्मूला याद है ना आपको? वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग क्या होता है फार्मूला? वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग will be given by √T divided by mu, बराबर है। तो अगर स्ट्रिंग ऐसी कनेक्टेड है तो टेंशन फोर्स एक जैसा होगा, लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग होगी। जिस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, वेव स्पीड कम होगी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी वाला फैक्टर, जिस स्ट्रिंग में लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी वेव की स्पीड कम होगी, या एक और फार्मूला बन जाता √P डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करके, ठीक है। ये भी फार्मूला है। अगर डेंसिटी सेम है, दोनों सेम है, जैसे मान लो ये वाली भी स्टील, ये भी स्टील का वायर है और ये भी स्टील का वायर है, तो बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे वेव स्पीड कम आएगी क्योंकि टेंशन फोर्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, है ना। अगर दोनों स्टील के वायर है, ये थिक है और ये थिन है, तो इसमें वेव स्पीड कम आएगी, बराबर है, क्योंकि मटेरियल सेम है, मतलब डेंसिटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, टेंशन फोर्स तो सेम आएगा क्योंकि कनेक्टेड है। अब कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस साइड का जो मीडियम है ये डेंसर है और इस साइड का मीडियम रेयरर है। तो जब कोई वेव रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव आ गई यहाँ पे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड वेव हुई, और रिफ्लेक्टेड वेव में ना फेस चेंज होता है। फेस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव माइनस इंसिडेंट वेव इज पाई। ट्रांसमिटेड वेव में इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव के बीच में फेस डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे फेस डिफरेंस क्रिएट होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसमिटेड वेव में फेस चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्टेड वेव में फेस चेंज होगा, इसमें फेस चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। इसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज AR। चलो कुछ चीजें देखते हैं अपन। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, ये सेम रहेंगी, एंड दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड कम आएगी। फिर दूसरा पॉइंट,
फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड वेव, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी एंड सपोज इट इज इक्वल्स टू एफ, सोर्स पे डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव सेम, बट ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बराबर रखना है। वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। हाँ, इसमें एक कंडीशन हमेशा चलेगी, फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये हमेशा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, ये लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा होता है। तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव अपॉन वेवलेंथ, तो अगर स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम होगी तभी फ्रीक्वेंसी बराबर, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नाउ व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड, तो एक और बात यहाँ पे मैं लिख लूं, मान लो यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन जो आएगा, एवरेज पावर ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल्स टू एवरेज पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव प्लस एवरेज पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। देखो इंसिडेंट वेव का जो पावर होगा वो इसके बराबर होगा, ट्रांसमिटेड वेव का पावर प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का पावर। यहाँ पे हम इस बाउंड्री में जो एनर्जी का लॉस है, जो पावर का लॉस है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड आएंगे, एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे। अगर हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखें, फोर्थ पॉइंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज नॉट इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव इज नॉट इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड वेव, या फिर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो हमेशा ग्रेटर रहेगा रिफ्लेक्टेड से भी और ट्रांसमिटेड से भी, और सेम नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट, कोई डाउट इस पे? तो पावर वाला पता है ना? क्या बेटा? सब पावर वाला, ये ऐसा समझ ले, यहाँ से जो एनर्जी आ रही 100 जूल पर सेकंड आ रही है, 80 जूल पर सेकंड आगे चलेगी तो बाकी रिफ्लेक्ट होके कितनी आएगी, 20 जूल पर सेकंड रिफ्लेक्ट होगी ना। हाँ सर। तो उसको पावर के हिसाब से समझ ले। अभी अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो यहाँ पे तो और डाउट क्लियर होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लो, क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो, कोई डाउट है? बराबर दो अलग मीटर। सर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की एम्पलीट्यूड आपने कैसे, मतलब एक बार बताइए वो। मैंने ये लिखा कि इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा रहेगा, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के एम्पलीट्यूड कम ही रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे लेकिन कम रहेंगे इंसिडेंट वेव से। क्यों ऐसा होगा? देख, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड बराबर रहेंगे क्या कभी? नो सर। फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज पावर? 1/2 ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर है? हेलो, अरे एक इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, है ना। अभी देखो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, स्पीड बदल रही है, और अगर दोनों स्टील स्टील की तो डेंसिटी भी नहीं बदलेगी, तो इतना टर्म आपका कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड बदल रही है, एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदल रहा है यहाँ पे, है ना। समझ गए? हेलो, अभी समझ गए? चलो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए देखो, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इतने पैरामीटर सेम हो गए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ओमेगा सेम है, डेंसिटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, स्पीड सेम है। तो रिफ्लेक्टेड वेव में एक एम्पलीट्यूड वाला टर्म आ गया ना, तो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिफ्लेक्टेड का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो इधर चली गई ना वेव, ट्रांसमिट हो गई कि नहीं हो गई। हेलो, हाँ सर।
यस सर। ट्रांसमिटेड पे आ जाओ। ट्रांसमिटेड वेव में डेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया, स्पीड बदल गई, तो एम्पलीट्यूड भी तो बदलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ एनर्जी इधर रहेगी, कुछ एनर्जी इधर गई। जैसे आप ऐसा समझ लो, अगर यहां से 100 जूल पर सेकंड के रेट से एनर्जी जा रही है, सपोज मैंने ले लिया कि ये 80 जूल पर सेकंड की इधर पे गई, तो 20 जूल पर सेकंड की एनर्जी इधर आएगी ना, हाँ या ना? सर हाँ, अगर 50-50 हो गया तो भी चलेगा ना बेटा। 50-50 हो गया तब भी तो एम्पलीट्यूड क्या नहीं है यहाँ पे, इंसिडेंट के बराबर नहीं है ना। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के एम्पलीट्यूड स्पेशल कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन में हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? नॉर्मली ऐसे ही। यस सर। समझ गया? हेलो, समझ गया कि यस नहीं? सर। हाँ, कोई डाउट अभी इस पे किसी को भी? किसी को डाउट है ट्रांसमिटेड वेव में? ये तो ये हो गया कि जब वेव रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इसको पलट दो, डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी तो क्या होगा? किसी ने पूछा कि सर अगर दो अलग अलग मेटल ले लें तो क्या होगा? व्हाट इफ वी टेक टू डिफरेंट मेटल इन प्लेस ऑफ स्टील, रेयरर एंड डेंसर? देख, मेटल बदल भी देगा ना, तो जो वेव स्पीड में टेंशन फोर्स का फार्मूला वही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ टेंशन सेम ही आएगी। इसको भी इधर से टाइट किया तुमने, इसको भी इधर से टाइट किया, एक स्टील ले ले, एक कॉपर ले ले, तो भी तो फार्मूला बदलेगा ना वेव स्पीड के लिए। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि डेंसर कौन सा, रेयरर कौन सा है। तो यहाँ पे वैल्यू में पुट करके देखना पड़ेगा स्पीड इसमें ज्यादा है वेव की कि इसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा होगी वो रेयरर रहेगा और जिसमें कम रहेगी वो डेंसर रहेगा। समझ गए सुजल? यस सर। नहीं समझा बेटा क्या बोला मैंने? सर रिपीट कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तूने बोला है कि ये स्टील ले ले, ये कॉपर ले ले, ठीक है, तो वेव स्पीड कैसे निकालोगे? ये फार्मूले में पुट करना, टी अपॉन म्यू या रूट ऑफ टी अपॉन रो इनटू ए। इस फार्मूले में V1 VI निकालना और इसी फार्मूले से ये निकालना। जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो रेयरर मीडियम रहेगा, और जिसमें वैल्यू कम आएगी वेव स्पीड की वो कौन सा रहेगा? डेंसर मीडियम रहेगा। वैसे ही नहीं पता चलेगा। यहाँ पे हमने इसलिए प्रेडिक्ट कर लिए, ये थिन स्ट्रिंग है और ये थिक है, मोटी स्ट्रिंग है, और दोनों स्टील की है, क्योंकि टेंशन फोर्स सेम है। स्टील स्टील होने के कारण डेंसिटी एक जैसी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा मतलब स्पीड यहाँ पे कैसी है? कम है। अभी समझ गया? समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, ओके। तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड इंसिडेंट के बराबर नहीं होते, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे, या पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो इंसिडेंट वेव का पावर है वो रिफ्लेक्टेड वेव के साथ में भी गया और ट्रांसमिटेड वेव के साथ में भी गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सर हाँ बोलो, अभी और पूछो कुछ। वैसे मतलब कभी अपन को वेवलेंथ रिलेशनशिप देखते उनमें, तो जनरली जब एम्पलीट्यूड की बात आ रही है, एम्पलीट्यूड का डिस्कशन हो रहा है, तो अपन को किससे कम मतलब किससे आइडिया लेना है, मतलब किस फॉर्मूले से उनको मतलब देखना है कि ये बढ़ेगा तो ये कम होंगे, ये कम होंगे? पावर वाले फार्मूले से देखना है। ठीक है, फिर उससे क्या आइडिया मिलेंगे मतलब? इसने बोला है कि सर दो लोग ओशियन के अंदर हैं, एक ने टॉर्च मारी और आवाज भी दी। देख मानसी, ओशियन के अंदर साउंड की स्पीड भली ज्यादा होती है, लेकिन लाइट से ज्यादा नहीं होती। लाइट की स्पीड तब भी ज्यादा होती है, ठीक है। साउंड मैकेनिकल वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ओशियन के अंदर लाइट की स्पीड देख, एयर पे 3 × 10⁸ है, ओशियन के अंदर 2 होगी, है ना। ओशियन के अंदर 2 होगी, समझ गए कि नहीं? और इतनी भी कम नहीं होती है। सर बट अभी तो आपने बोला ना साउंड की ज्यादा होती है। अरे भाई, मैंने कंपेरेटिव स्टडी बताया था मानसी। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब समझते हो? जैसे एयर पे साउंड की स्पीड 350 मीटर पर सेकंड है, मान ले 350 मीटर पर सेकंड। पानी के अंदर वही 1500 2000 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है।
लाइट की स्पीड एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर के अंदर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो फर्क है कि नहीं कुछ? मानसी यस सर। अभी समझ गए? हाँ सर। हाँ, ये इसको तुम ऐसे कंपेयर करो कि तुम ऐसे सड़क पे दौड़ रहे हो और पानी के अंदर दौड़ रहे हो, और एक रॉकेट है जो पानी के अंदर चल रहा है और एयर पे चल रहा है। तो आप रॉकेट और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? दोनों अलग हाँ, अलग। ओके थैंक यू। ओके बेटा। अभी ऋषभ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बेटा? सर वही एम्पलीट्यूड को मतलब जज कैसे करना। एम्पलीट्यूड को जज आप पावर के थ्रू करना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगा के करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगेगी जैसे मैंने यहाँ पे किया कि इंसिडेंट वेव का पावर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव का पावर प्लस ट्रांसमिटेड वेव का पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, समझ गए? हाँ सर, बट वहाँ पे तो 3 अननोन है ना, तो ये जज करना पूरी तरह करेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो चेंज तो कितना भी हो सकता है ना दोनों में। ऋषभ बोलो बेटा। सर वहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और कभी हाँ, कभी तो उसको मिला के करना पड़ेगा, उसको मिला के करना पड़ेगा, इक्वेशन जमाना पड़ेगा पूरी, क्या क्या है ना, पूरा जमाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे। जैसे मैं इसको जमा के बताता हूँ कैसे लिखना पावर के लिए, बराबर है? इसको मैं जमा के बता रहा हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ टर्म क्योंकि पूरा पेज भर गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ओके, तो मैं एम्पलीट्यूड को इक्वेट करके बताता हूँ कि कैसे इक्वेट करोगे आप, है ना। ये सब मिटा देता हूँ मैं, फेस रिवर्सल की जरूरत नहीं है। देखो आप इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज अवर पेज नंबर 5। एवरेज पावर ऑफ इंसिडेंट वेव इक्वल्स टू एवरेज पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव प्लस एवरेज पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, बराबर है? इट इज 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर into density of incident medium into area of cross section of incident medium wave speed into AI square। अब reflected wave में 1/2 ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी ऑफ reflected wave, area of cross section of string in reflected wave, फिर wave speed और reflected wave का एम्पलीट्यूड हाफ हो, ओमेगा स्क्वायर ट्रांसमिटेड वेव, then area of cross section of transmitted string and transmitted speed का transmitted wave की speed and amplitude of transmitted wave का speed। अभी समझ गए ये सब? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो इसमें देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो गया, हाफ ये टर्म हो गया कैंसिल। अगर मान लो ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, तो और क्या कैंसिल हो जाएगा? डेंसिटी एरिया। हाँ, क्या कैंसिल हो जाएगा? डेंसिटी वाला टर्म भी कैंसिल तभी कर पाओगे आप जब सेम मटेरियल की स्ट्रिंग है। अब इसमें एक और चीज है कि स्पीड का जो फार्मूला है उसको और ऐसा लिख सकते हो, तो स्पीड इज इक्वल टू √T/ρ/a आप लिखते हो, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि स्पीड वाला फैक्टर भी एक आ जाएगा और उसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि टेंशन फोर्स हट जाएगा, ये हट जाएगा, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले टर्म बचेंगे आपके, ठीक है? तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, सर ऋषभ का क्वेश्चन क्या था? ऋषभ का क्वेश्चन ये था कि सर ये एम्पलीट्यूड को कैसे कनेक्ट करोगे इंसिडेंट वेव के और रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के, ठीक है? ओके सर। ओके, तो कनेक्ट ऐसे करोगे, पावर से कनेक्ट करोगे क्या? अगर अपन को वैल्यू दी रही तो अपन ये रिलेशन से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहा तो क्या क्या अगर वैल्यूज नहीं दी रही, जस्ट ऐसे वर्डिंग्स में थ्योरेटिकली पूछा रहा, हाँ। तब जैसे अभी अपन ने बोला है कि ये जो है इंसिडेंट का ज्यादा होता है मतलब रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड से, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, ठीक है? अगर ये अपन मतलब फॉर्मूले से जाए तो चेंज वेलोसिटी भी हो रही है, एम्पलीट्यूड भी हो रहा है, तो हाँ, क्योंकि डेंसिटी भी बदल रही है। हाँ, तो वेलोसिटी
वेलोसिटी भी बदल रही ना बेटा, तो डेटा दिया रहेगा तभी बता पाएंगे अपन, ऐसे नहीं बता पाएंगे। ऐसा अपन ऐसे हवा में बात नहीं कर पाएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड इतना, इसका इतना। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर इसका एम्पलीट्यूड जैसे 10 मिलीमीटर है सपोज, इंसिडेंट वेव का, बराबर है, इंसिडेंट वेव का हाँ। एम्पलीट्यूड सपोज 10 मिलीमीटर है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर और इसका कितना 8 मिलीमीटर, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? हाँ सर। हाँ, वो इक्वेशन से बनाना पड़ेगा। हो सकता है 2 प्लस ऐसा मिल जाए आपको कुछ कंडीशन में, बट आपको इक्वेशन से बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट कि ए आर प्लस, ये डायरेक्ट नहीं आएगी इक्वेशन। आपका जो, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव प्लस ट्रांसमिटेड वेव। इज इट क्लियर? आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं होगा। नहीं मैं ये नहीं बोलता। हाँ ठीक है, जो भी, बट ऐसा नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर। हाँ, ये नहीं होगा, आपको इससे ही इक्वेट करना पड़ेगा, इसी तरह से इक्वेट करना पड़ेगा। और जब तक डेटा नहीं दिया रहेगा तब आप तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भाई स्पीड दी रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, बाकी पैरामीटर दिए रहेंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है? ओके ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? सर लास्ट लाइन आपने क्या लिखा? लास्ट लाइन मैंने ये लिखा कि आप ये दिमाग नहीं लगाना कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड वेव। ये नहीं होता है, इससे इक्वेशन निकलेगी आपकी। ये करेक्ट है, एम्पलीट्यूड को कनेक्ट करने का ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना कभी भी, है ना? ये इक्वल टू नहीं होते, नॉट इक्वल्स टू होते, ये गलत तरीका होता है, ये ऐसे नहीं करना कभी भी कनेक्ट। समझ गए? हाँ सर। हाँ, आपको इस तरह से करना है, एम्पलीट्यूड कनेक्ट करना तो ऐसे करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया? हेलो सर अगर एम्पलीट्यूड घट रहा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी क्या? एम्पलीट्यूड घट रहा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्या? हाँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड अपन ने जो पढ़े ना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है हाफ ऑफ, लेकिन वो सिंगल पार्टिकल के लिए, पूरा वेव के लिए थोड़ी है। जो वेव है उसमें दोनों टाइप की एनर्जी चल रही है तुम्हारी, काइनेटिक वाली भी चल रही है, पोटेंशियल वाली भी चल रही है। ठीक है सर? हाँ सर। तो सर वेव की दोनों एनर्जी, पार्टिकल की, आप जब आप एम्पलीट्यूड की बात करें तो किसी एक पार्टिकल के लिए देख रहे हो या वेव के लिए देख रहे हो, बोल सकते हैं अपन कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक भी तो कम हो रही है ना, कि उतनी है काइनेटिक, क्योंकि एम्पलीट्यूड घट रहा मतलब उतने पार्टिकल कम वहां तक जा रहे हैं तुम्हारे। ठीक है? हाँ सर। और कुछ सर डाउट है? वेव हाँ, की बोलो। दोनों एनर्जी हमेशा होती है क्या? क्या बेटा? वेव की काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हमेशा होती है क्या? बिल्कुल होंगी ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि मोशन है, और पोटेंशियल भी होगी। बट काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती, डिस्टरबेंस की थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बोलोगे आप। डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है ना वेव में, डिस्टरबेंस के फॉर्म पे एनर्जी आगे बढ़ती, मीडियम के पार्टिकल थोड़ी आगे जाते, वो तो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट होते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, काइनेटिक एनर्जी को दूसरे पार्टिकल, नियर बाय पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं कि भैया मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी, अब तू ले ले और तू आगे पहुंचा। ऐसा होता है ना, पार्टिकल थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी, मैं मेरे बगल वाले पार्टिकल को दूंगा कि भाई तू ले ले काइनेटिक एनर्जी, अब आगे बढ़ा तू इसको। ठीक है? ऐसा चलता है। जैसे बॉल को हम फेंक रहे हैं तो वो खुद लेके जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, वेव में क्या हो रहा है, खुद लेके नहीं जा रहा है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, बगल वाले पार्टिकल के साथ में शेयर कर रहा है, दे रहा है उसको कि तू आगे बढ़ा। समझ गए? हाँ सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया? हो गया क्या? अभी ये हो गया, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अभी है वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अगर हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाएं तो बाकी डिस्कशन तो यही रहेंगे, पेज नंबर 6 पे आते हैं। डेंसर से रेयरर के लिए
फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, हाँ, डेंसर से रेयरर में जाने पे इधर का मीडियम डेंसर है, इधर का मीडियम रेयरर है, ये वेव है, कोई पल्स है, दिस इज इंसिडेंट वेव, और ये ट्रांसमिटेड वेव यहाँ पे आएगी, इट इज ग्रेटर देन ऑफ इंसिडेंट वेव, फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव में फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ऐसे ही रेयरर मीडियम से अगर ये वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, बराबर है, तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में, ठीक है, इसके पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ। तो एम्पलीट्यूड की बात कर लें, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, क्या क्या नहीं बदलेगा। स्पीड की अगर हम बात करें, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड कम रहेगी, ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड ज्यादा रहेगी। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये कम रहेगा वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। सो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेव, स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, वेवलेंथ, ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, फ्रीक्वेंसी या कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे, एम्पलीट्यूड अगेन नॉट रिमेन्स द सेम। So average power of incident wave is equals to average power of reflected wave plus average power of transmitted wave। बीच में यहाँ पे जॉइंट पे जो एनर्जी का लॉस है उसको नेग्लेक्ट कर दिए, ध्यान रखना, इसलिए हमने रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड के लिए बस लिखे, जॉइंट में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है इट इज नेग्लेक्टेड हियर, ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। जॉइंट में रिफ्लेक्टेड ने फेस चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे वेव कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ओपन बाउंड्री से, रेयरर मीडियम की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, इसके पहले पढ़े थे ना, ओपन बाउंड्री से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है तो फेस चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? सर फिर अपन को रिंग और पॉइंट मांगना है क्या, मूवेबल रिंग? हाँ, यहाँ पे मूवेबल रिंग इमेजिन करना है, बस इमेजिन करना है नहीं, बट होगा इसी तरह से, ठीक है, इमेजिन करना वो, ठीक है। तो जैसे कोई वेव जा रही है, जो एनर्जी जा रही है यहाँ पे, मान लो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ रही है, 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी जा रही है इधर पे, तो ट्रांसमिशन में सपोज कितनी चली गई, 80 जूल पर सेकंड, लेट मैंने मान लिया 80 जूल पर सेकंड इधर चली गई, तो इधर पे कितनी एनर्जी आएगी, 20 जूल पर सेकंड इधर पे आ रही, समझ गए। यस सर। इसको 70 मान लोगे, इसको 30 मान लोगे, मैंने माना है बस, यहाँ से 100 आ रही तो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर चलेगी, कुछ एनर्जी वापस लौट गई, ठीक है, समझ गए। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो सर आगे बढ़ते हैं अपन ना। अब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव of same frequency and same amplitude traveling in opposite direction. Next है अपना superposition of two wave traveling in opposite direction. Superposition of two wave of same frequency and amplitude traveling in
opposite direction, superposition of two wave of same frequency and amplitude traveling in same direction, opposite direction. अब रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी, ध्यान देना, ये एक वेव है ऐसे, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये दूसरी वेव है, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे आके मिल रही है, ये y1 वेव और ये y2 वेव, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओमेगा ओमेगा। जब दोनों वेव मिलेंगी, किस टाइप की वेव बनेगी? अब ये अगर हम वेव इक्वेशन लिखें यहाँ पर, y1 is equals to a sin omega t minus kx plus y2 is equals to कितना, y2 is equals to a2 सॉरी a into अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है sin omega t plus kx, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन पे आके अगर वेव मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है वो कौन सी बनती है, यहां लिख दूं मैं, रिजल्टेंट वेव इज स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव बनेगी? ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, नई टाइप की वेव बनेगी। अभी तक अपन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे थे। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी एंड मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव एनर्जी एंड मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाती, इनकी अलग बात आ गई। दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। नई टाइप की वेव बन गई जिनको हम बोल रहे हैं स्टैंडिंग वेव। क्या नहीं करती ये? एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाती। कौन लेके जाती है? प्रोग्रेसिव वेव लेके जाती है, ये नहीं लेके जाती, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐड कर दें y1 प्लस y2, a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर sin ओमेगा t माइनस kx प्लस sin ओमेगा t प्लस kx, ऐड कर दो, sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दो, क्या बन गया? sin c प्लस sin d, ये c है और ये d है, तो इट इज 2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब kx कट जाएगा, ओमेगा t बचेगा और फिर cos kx बचेगा, ये आ गया बेटा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू स्टैंडिंग वेव की, ये किसके बराबर आ गई? 2a sin kx cos ओमेगा t। नई टाइप की वेव इक्वेशन बन गई है। इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, बट ये नई टाइप की वेव आपको दिख रही, 2a sin kx cos ओमेगा t के फॉर्म में। एंड दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 0। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 0। कोई स्पीड नहीं होगी भाई, जो चीज रुकी हुई होती है स्टैंड करती है, ठीक है। अपने मीडियम के रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसके रिस्पेक्ट 0 हो गई। तो स्टैंडिंग वेव की स्पीड 0 है। कंपोनेंट वेव की स्पीड होती है, सेम स्पीड है कंपोनेंट वेव की, लेकिन स्टैंडिंग वेव की स्पीड 0 होती है। और इस तरह से इक्वेशन आपको मिलेगी, इनको दोनों को ऐड करोगे। यहाँ पे 2a sin kx cos ओमेगा t का फॉर्म भी चलेगा, cos kx sin ओमेगा t का फॉर्म भी चलेगा, sin kx sin ओमेगा t का फॉर्म भी चलेगा, cos kx cos ओमेगा t का फॉर्म भी चलेगा। डिपेंड करेगा आपने एडिशन कैसे किए हो, ठीक है। आपने एडिशन कैसे किए हो। स्टैंडिंग वेव, अगर दो वेव आपने ऐड किए तो जो रिजल्टेंट आएगा किस टाइप का हो सकता है? 2a cos kx sin ओमेगा t भी चलेगा, 2a sin ओमेगा t cos ओमेगा t भी चलेगा, 2a cos ओमेगा t sin kx और sin ओमेगा t, ये भी चलेगा, cos ओमेगा t cos kx भी चलेगा।
मतलब ये तीनों फॉर्म चलेंगे, डिपेंड करेगा कि आपने एडिशन कैसे किए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो वेव आपने कैसी ऐड की अपोजिट डायरेक्शन की, उस पे ये इस तरह के तीन फॉर्म और बन सकते हैं। हमने सीधे सीधे इस तरह की वेव ऐड की है। अगर मान लो एक साइन का टर्म है और इनको आपस में पलट दो, kx माइनस ओमेगा टी कर दो और यहाँ पे kx प्लस ओमेगा टी कर दो, तो ये बन जाएगा cos kx sin ओमेगा टी वाला फॉर्म बन जाएगा। और अगर मान लो आप cos cos लेके ऐड कर दोगे तो कुछ और बन जाएगा, बट बनेगा इसी तरह से। तो ऐड करके देखना, कंपोनेंट वेव बदल के देखना, यहाँ पे फिर ऐड करके देखना। तो जब दो वेव सिमिलर एम्पलीट्यूड की, सिमिलर फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन पे आके मिलती हैं तो नई टाइप की वेव बनती है जिनको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और स्टैंडिंग वेव एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर आपने जो इक्वेशन लिए वो या cos c प्लस cos d करना पड़ेगा या sin प्लस cos करना पड़ेगा, तो sin और cos को ऐड नहीं करते, उसको चेंज करके ऐड करते हैं, बराबर है। हेलो सर, हाँ, उनको ऐड कैसे करते हैं? आप चेंज करके ऐड करोगे, साइन 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 ऐड करोगे या कॉस कॉस ऐड करोगे? साइन और कॉस थोड़ी ऐड होंगे। साइन और कॉस को ऐड करना तो कॉस को क्या लिखना पड़ेगा तुमको? हेलो, कॉस को चेंज करना पड़ता है ना, बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। यस सर। हाँ देख, आपका जो वेव पैटर्न में पूरा उतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ मैं, सी और डी के फॉर्म पे लिख के बता देता हूँ आपको। सी और डी के फॉर्म पे लिख के बता देता हूँ। आप एडिशन ऐसा कर सकते हो ना, देख, साइन सी प्लस साइन डी है ना, इस पे सी है ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी है ओमेगा टी प्लस के एक्स, बराबर है। तो क्या बन जाएगा ये? 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, बराबर है। एक दूसरा sin c प्लस sin d प्लस पाई बाई टू लिख दूं, हाँ या ना, या d प्लस पाई लिख दूं, चलेगा? sin d प्लस पाई क्या हो गया? sin c माइनस sin d बन गया कि नहीं? बताओ फार्मूला क्या आ गया अभी? अरे sin d प्लस पाई माइनस sin d क्या हो जाएगा फार्मूला? 2 cos c प्लस d बाई टू एंड sin c माइनस d बाई टू, बराबर है। हेलो, तीसरा आपका बन जाएगा sin c प्लस sin d प्लस पाई बाई टू, देख सकते हैं ऐसा? इट इज sin c प्लस cos d, बराबर है। ये डायरेक्ट ऐड नहीं होता, इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा तुमको। चेंज करके कैसे लिख दोगे? इट इज साइन सी प्लस डी प्लस पाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, टू फैक्टर सामने चलेगा और हो जाएगा cos c माइनस डी माइनस पाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। कुछ भी करोगे फॉर्म वही बनने वाले तुम्हारे, समझ गए? हेलो, यस सर। है ना? तुम अगर ऐसा ऐड कर दो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू एंड cos d माइनस c आता है कि c माइनस d होता है, c माइनस d बाई टू। कुछ भी करोगे फॉर्म तो वही बनेंगे, या तो साइन साइन बनेगा या साइन कॉस बनेगा या कॉस कॉस बनेगा, बराबर है स्टैंडिंग वेव में। तो कंपोनेंट वेव आपकी साइन साइन रहेगी, साइन कॉस रहेंगी, कॉस साइन रहेंगी, कुछ भी रहे, बट जो फॉर्म बनेंगे आपके, फॉर्म मतलब समझ गए, जो फाइनल फॉर्म बनने वाले। हेलो, हमारे स्टैंडिंग वेव के चारों फॉर्म एक्सेप्टेबल हैं। कौन कौन से चारों फॉर्म एक्सेप्टेबल स्टैंडिंग वेव के? 2a sin kx cos ओमेगा टी भी चलेगा, 2a sin kx sin ओमेगा टी भी चलेगा, 2a cos kx sin ओमेगा टी भी चलेगा, 2a cos kx cos ओमेगा टी भी चलेगा। ये चारों फॉर्म चल सकते हैं, ठीक है? हेलो, अरे समझ गए?
समझ गए कि नहीं क्या लिखा हूं मैंने? हेलो, यस सर। हाँ, स्टैंडिंग वेव में चारों फॉर्म चलेंगे, आप वेव कैसी ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग।